हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है वो भारतीय संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन पर जो है हम डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त ऑलरेडी हमने जो है फर्स्ट वीडियो में सुपर 30 क्वेश्चन पर डिस्कशन किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो आप जरूर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो, जिसके अंतर्गत जो है भारतीय संविधान से रिलेटेड 30 प्रश्नों पर आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस प्रकार के संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो भारत का संविधान है उसमें कई प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं, उसे कहा जाता है संविधान संशोधन। तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन था जिसमें भारत की जो संविधान सभा है, भारत की जो संविधान है उसमें उसकी प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया। देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार परिवर्तन किया जा चुका है, मतलब प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो उसका आंसर आएगा एक बार। ठीक है, प्रस्तावना में भारत की जो संविधान है उसकी प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है, और उस संशोधन के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। अब इस कौन सा संशोधन था, तो वो आपको याद रखना है कि यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे त्याग पत्र, जो उनका त्याग पत्र होगा, त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है। देखिए, अगर हमारे भारत का राष्ट्रपति चाहे कि वह त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वो त्याग पत्र किसको देना होगा, तो वो त्याग पत्र देंगे हमारे भारत के उपराष्ट्रपति को। किसको देंगे? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति को। किसी कंडीशन में अगर उपराष्ट्रपति त्यागपत्र नहीं ले सकते हैं तो फिर वो त्यागपत्र किसे दिया जाएगा, तो त्यागपत्र दिया जाएगा हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। याद रखना, हमारे देश के राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो किसे देंगे, प्राथमिकता किसको देने की है, तो वो है उपराष्ट्रपति जी को। अगर उपराष्ट्रपति जी उस समय नहीं है या किसी कारण से उपराष्ट्रपति ही नहीं है पद पर, तो फिर उस समय राष्ट्रपति जी अपने त्याग पत्र किसे देंगे, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देंगे। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं। मतलब जो भारत के संविधान के अंतर्गत जो कई प्रकार की शक्तियां हैं, जैसे कि संविधान में परिवर्तन करना, संविधान में संशोधन करना, इस प्रकार की कुछ संविधान की शक्तियां होती हैं। तो उन शक्तियां, जो संविधान की जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो किसके अंदर आती हैं, मतलब किसके अंडर में आती हैं, तो वो संसद के अंडर में आती हैं। और आप सभी जानते हैं कि संसद के 3 भाग होते हैं, राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है और राष्ट्रपति जी होते हैं। तो ये 3 अंग होते हैं संसद के, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति जी। ये आपको याद रखना, संसद के 3 भाग होते हैं। और इस टोटल संसद के अंदर ही कौन सी शक्तियां निहित होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां निहित होती हैं। मतलब इनके अंदर वो पावर होती है, संशोधन करने की पावर जो होती है संविधान में, वो इन 3 के अंडर में आती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी। और तीनों को मिलाकर आप क्या कह सकते हैं, संसद कह सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो है हमारे पास, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों को स्रोत क्या है। नॉर्मली आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो प्रश्न ये बनेगा कि भारत के संविधान में जो नीति निर्देश सिद्धांत लिए गए हैं, नीति निर्देशन तत्व लिए गए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, मतलब किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, भारत की जो नागरिकता है ना, भारत की जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, वो किस देश के संविधान द्वारा लिए गए हैं। तो इस पर आंसर आएगा आपका, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का अंग कौन सा अंग, नीति निर्देशक सिद्धांत, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है, मतलब इसका स्रोत क्या है, तो इनको लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड का जो संविधान है वहाँ से नीति निर्देशन सिद्धांतों को भारत के संविधान में मिलाया गया था, लिया गया था। ये प्रश्न आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास,
संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत की जो संविधान है इसमें हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं संशोधन, और संविधान में किया गया है इसलिए हम इसको कहते हैं संविधान संशोधन। तो ये जो संविधान संशोधन है इसके बारे में संविधान में कहाँ चर्चा की गई है, किस आर्टिकल में संविधान संशोधन की बात की गई है? तो इसकी अगर हम बात करें तो इसके लिए एक आर्टिकल बनाया गया है 368, ठीक है। 368 की अगर हम बात करें तो इसमें भारत के संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ऐसी जानकारी आपको आर्टिकल 368 में देखने को मिलती है कि आप संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है या कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? भाई ये कथन है, कई बार कथन भी पूछ लिए जाते हैं। इसमें लिखा है समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? मतलब यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? CEM जोड़ का है। किसका है ये? CEM जोड़। यह कथन इनके द्वारा कहा गया। तो नाम याद रखना, समाजवाद वह टोपी है जो अपनी सुविधा अनुसार कभी भी पहनी जा सकती है। यह कथन किसका है? तो CEM जोड़ का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारत में सचिव जो होते हैं ना, इनकी स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? तो याद रखना, भारतीय परिषद अनुसंधान, भारतीय परिषद अधिनियम जो आया था, जो कब आया था? 1858 में, है ना। तो याद रखना 1858 की बात हो रही है जहां पर भारतीय परिषद अधिनियम आया था और इसने ही जो है भारत सचिव की स्थापना की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था एक शारदा एक्ट आया था। शारदा एक्ट किससे संबंधित था? तो वो आपका था बाल विवाह से संबंधित। तो उसी तरीके का एक्ट लाया गया था आपका ये, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1858, मतलब अगर हम बात करें 1858 की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो परिसीमन आयोग, बहुत सारे आयोग आपको देखने को मिलेंगे। तो जो परिसीमन आयोग होता है इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। देखिए नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर होता है चुनाव आयोग। जो चुनाव आयोग होता है उसके अंदर एक क्या होता है आपका? मुख्य चुनाव आयोग होता है और 2 अन्य चुनाव आयोग होते हैं। तो जो मुख्य चुनाव आयोग होता है वो परिसीमन आयोग का भी पदेन सदस्य होता है। अगर उसको किसी एक व्यक्ति को मुख्य चुनाव अधिकारी बना दिया जाता है तो वो ऑलरेडी परिसीमन आयोग का सदस्य बन जाता है। तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, संविधान के किस आर्टिकल में यह उक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो? ये बात कहाँ की गई है? देखिए यहाँ क्या लिखा है, संविधान के किस आर्टिकल में ये कहा गया है, मतलब ये बोला गया है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान ना उत्पन्न हो या उपस्थित हो, कोई भी बाधा उपस्थित ना हो। किसमें? केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति में। यह किस यह उल्लेखित आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो यह आर्टिकल जो है 257 में देखने को मिलता है। आर्टिकल भारतीय संविधान या संविधान की अगर हम बात करें तो इसमें जो आर्टिकल 257 है इसमें यह बात कही गई है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न ना की जाए। ठीक है, तो याद रखना आर्टिकल 257। नेक्स्ट बात करते हैं जो है हमारे पास, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? देखिए सार्वजनिक लेखा समिति होती है, इसमें अलग अलग क्षेत्र से सदस्य चुने जाते हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं। सर्वलेखा समिति जो होती है इसमें राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसमें देखेंगे अगर राज्यसभा से 7 सदस्य चुने जाते हैं। देखिए ये प्रश्न हाई लेवल है, प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से प्रश्न ऑलरेडी बड़ी एग्जामों में तो आपको देखने को मिलेंगी, खास तौर पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की छोटी लेवल है वहाँ से भी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सार्वजनिक लेखा समिति जो कि आप कह सकते हैं राज्यसभा, जो सार्वजनिक लोकसभा समिति है इसमें राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास,
किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? पहले लोकसभा का कार्यकाल कितना हुआ करता था? 6 वर्ष हुआ करता था, और अभी कितना है? 5 वर्ष है। अब आप समझ सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी होते हैं, मुख्यमंत्री जी होते हैं, इनको हम कितने वर्ष के लिए चुनते हैं? 5 वर्ष के लिए चुनते हैं। लेकिन पहले कितने वर्ष के लिए चुने जाते थे? ये 6 वर्ष के लिए चुने जाते थे। लेकिन अभी इनका समय घटा दिया गया है 5 वर्ष। लेकिन ये कब घटाया गया था, तो वो आपको याद रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें सही आंसर आ जाएगा 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन जो किया गया था, जिसके तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की प्रस्तुति के आधार पर सम्मिलित किए गए थे? देखिए, नॉर्मली अगर हम बात करें तो जिस समय संविधान बना था उस समय मूल कर्तव्य उसमें नहीं जोड़े गए थे, लेकिन बाद में एक समिति आती है और समिति की सिफारिश के आधार पर ही मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो मूल कर्तव्य आप भी जानते हैं कि जो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है वो कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं और किस समिति की सिफारिश द्वारा जोड़े गए थे? तो याद रखना, स्वर्ण सिंह समिति इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों को संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश के आधार पर सम्मिलित किया गया था, मतलब ऐड किया गया था, जोड़ा गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक बार ही क्या किया गया है? संशोधन किया गया है, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रखना, एक बार ही इसमें क्या हुआ है? अभी तक संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, वह कौन सा आर्टिकल है, मतलब अनुच्छेद है, जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अंकलन प्रदान किए जाते हैं? नॉर्मली आप भी देखते हैं तो कई क्षेत्रों से रिलेटेड हमारे भारत में सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। उसके बाद कौन है? पद्म विभूषण है। फिर कौन सा है? पद्म भूषण है ना। फिर और भी आपको ऐसे 3 देखने को मिलते हैं। तो ये जो पद हैं ये पहले नहीं दिए जाते थे, है ना। पहले भारत रत्न नहीं दिया जाता था, पद्म विभूषण भी नहीं दिए जाते थे, पहले उपाधियां दी जाती थी, नाम दिए जाते थे। ठीक है, तो वो नाम को हटाकर फिर वहाँ पर हमने क्या कर दिए, ये हमने रत्न देना शुरू कर दिया। जैसे भारत रत्न दिया, फिर विभूषण देने से, जैसे पद्म विभूषण दिया, पद्मश्री दिया, है ना, पद्म विभूषण दिया, भूषण दिया। तो ये जो नए प्रकार के हमने कॉन्सेप्ट लाया, ये किस संविधान के अंतर्गत, किस आर्टिकल के तहत लाया? तो ये आर्टिकल 18, अनुच्छेद 18 की अगर हम बात करें तो इसमें उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। ऐसा कहा गया है संविधान में, आर्टिकल 18 में, अनुच्छेद 18 में, कि उपाधियों को समाप्त किया जाता है और उपाधियों के स्थान पर आप क्या दिए जाएंगे? भारत रत्न दिया जाएगा, पद्म विभूषण दिया जाएगा, पद्म भूषण दिया जाएगा, पद्मश्री दिया जाएगा। ये इस तरीके के जो है अंकलन प्रदान किए जाएंगे। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। आर्टिकल 18 है ना, 18, अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरी हो गया, मेघालय हो गया। ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट राज्य हो जाते हैं जहाँ से रिलेटेड प्रश्न ये पूछा जाता है कि संविधान में इसमें कब प्रावधान में लाया गया था या इसे कब बनाया गया था। इम्पोर्टेंट राज्य हैं क्योंकि ये। तो किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया था? तो ये 26वां संविधान संशोधन किया गया था, 36वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कि कब किया गया था? 1975 में किया गया था। ठीक है, तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? है ना, भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत करने का मतलब ये है एक्सेप्ट किया गया, है ना, कब उसको अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। इम्पोर्टेंट डेट है, जैसे कि 26 जनवरी 1950,
ये क्या है, ये 26 जनवरी 1950 लागू करने की डेट है। लेकिन उस संविधान को अपनाया कब गया था, तो 26 नवंबर 1949, एक साल पहले। लेकिन यहाँ 26 नवंबर है, वो 26 जनवरी है, ये भी याद रखना। 26 नवंबर 1949 को उसको अंगीकृत किया गया था। तो अंगीकृत, इस प्रस्तावना में इसकी बात की गई है, जो भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये बात की गई है कि हम भारत के लोग, हम भारत के संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं। ठीक है, तो भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, सरकारी आयोग किस विषय से संबंधित है। तो ये प्रश्न हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध की जांच से, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अंडर में आता है आपका सरकारी आयोग। सरकारी आयोग की बात हो रही, जो जितने भी सरकारी आयोग होते हैं वो किस विषय के अंडर में आते हैं, तो वो केंद्र राज्य दोनों के विषय में आते हैं, मतलब ये समवर्ती सूची में आते हैं। किस में आते हैं, समवर्ती सूची में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है, तो कौन सी है, राष्ट्रपति, है ना। भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन सी है, राष्ट्रपति जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। जैसे कि आपको पता है आर्टिकल 51 की अगर हम बात करें, है ना, इसमें आर्टिकल 51A, इसमें अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को रखा गया है। ठीक है, तो मूल कर्तव्यों को रखा गया है, लेकिन किस संविधान संशोधन द्वारा रखा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और यह स्वर्ण सिंह समिति जो थी, इसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था, और इनको जो है आर्टिकल 51A में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा किया गया था। देखिए, योजना आयोग, जिसका नाम तो अब बदल दिया गया है, उसका नाम कर दिया गया है नीति आयोग, लेकिन पहले इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। तो योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। मंत्रिमंडल ने ही निर्णय लिया था, और ऑलरेडी अगर हम बात करें, जो मंत्रिमंडल होता है यही पूरी प्रोसेस करता है नीति आयोग से रिलेटेड। प्रोसेस क्या करना है, मतलब नीतियाँ बनाई जाती हैं, सरकार नीतियाँ बनाती है। पूरा प्रोसेस करने के लिए, सरकार को चलाने के लिए किस प्रकार की नीति बनाई जा सकती है, इसके अंडर में वो किया जाता है। तो नीति आयोग, अभी वर्तमान में उसका नाम नीति आयोग है, लेकिन पहले उसको हम योजना आयोग के नाम से जानते थे। तो योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा किया गया था, तो मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास, संविधान सभा के सदस्यों को किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। संविधान सभा जो है उसके सदस्य चुने गए थे। तो संविधान सभा के सदस्यों को किसके प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था, तो किसके द्वारा निर्वाचित किया गया था, तो प्रांतों की विधानसभाओं ने। जैसे कि आप देखेंगे संविधान सभा, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था कि संविधान सभा की जो पहली बैठक बुलाई गई थी वो कब बुलाई गई थी, तो वो बुलाई गई थी आपकी 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कुछ सदस्य चुने गए थे। तो संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे उनको किसके द्वारा चुना गया था, तो उनको चुना गया था प्रांतों की विधानसभाओं ने, है ना। प्रांतों की, जो प्रांत हुआ करते थे, क्योंकि पहले स्टेट नहीं हुआ करते थे, प्रांत हुआ करते थे, तो प्रांतों की विधानसभाओं ने उन सदस्यों को चुना था विधानसभा के सदस्य बनने के लिए। तो जो विधानसभा थी उसके, जो संविधान सभा थी उसके सदस्य बनने के लिए जो व्यक्तियों को चुना गया था प्रत्यक्ष रूप से, वो प्रांतों की विधानसभाओं ने चुना था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। कहने का मतलब ये है कि भारत में जो संविधान है उसका क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है, जिसको कहते हैं संशोधन। मतलब संविधान में अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन आप करेंगे तो उसको कहा जाता है संविधान संशोधन, जो आपको देखने को मिलता है 368 में, है ना। अगर आप भारत के संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो आपको किस आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको आर्टिकल
368 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन ये संशोधन कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यह इस प्रकार की प्रक्रिया हमने किस देश के संविधान से ली है, तो ये आपको याद रखना है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। ठीक है, जैसे कि ऑलरेडी हमने बताया था कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो कहाँ से लिए गए थे, तो वो लिए गए थे आयरलैंड के संविधान से। उसी तरीके से जो संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यह प्रस्तावना, यह मूल सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है कि संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है, यह हमने लिया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है कि भारत की जो संविधान है इसमें आपको कितने अनुसूची देखने को मिलेंगी, टोटल आपको 12 अनुसूची देखने को मिलेंगी। जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियां हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में आपको 12 अनुसूची देखने को मिलेगी। उसी तरीके से जो पंचायती राज अधिनियम आया था, पंचायती राज व्यवस्था जिसमें लागू की गई थी, तो पंचायती राज अधिनियम 1992 में आया। इसमें संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था, तो याद रखना 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अभी टोटल 12 अनुसूची हैं, तो 11वीं अनुसूची किस लिए जोड़ी गई थी, पंचायती राज्य के लिए जोड़ी गई थी। तो पंचायती राज्य अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो ये जोड़ी गई थी 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है। आपको पता होना चाहिए कि नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, और इनका वर्णन भारत के किस भाग में किया गया है। टोटल संविधान में आपको 22 भाग देखने को मिलते हैं। कितने भाग देखने को मिलते हैं, 22 भाग देखने को मिलते हैं। 22 भाग में अगर हम बात करें भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की गई है। तो अगर प्रश्न आता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 4 में किया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने आपको भाग देखने को मिलते हैं संविधान में, तो टोटल आपको 22 भाग देखने को मिलते हैं संविधान में, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। देखिए, दल बदल विरोधी कानून, जैसे कि आप भी देखते हैं कि नॉर्मली क्या होता है, सत्ता पलट होती है, जिसके तहत क्या होते हैं, जितने भी जो नेता वगैरह होते हैं वो दल बदल लेते हैं। तो दल बदल ज़्यादा ना हो, मतलब ज़्यादा ही लोग, अगर आप देखेंगे जो सरकार सत्ता में होगी सारे नेता उसी पक्ष में आ जाएंगे, दल बदल लेंगे, तो ये प्रक्रिया कुछ ज़्यादा ना हो, इसलिए दल बदल विरोधी कानून लाया गया था। तो ये जो दल बदल विरोधी कानून लाया गया था, ये संविधान का कौन सा संशोधन है इससे संबंधित है, मतलब संविधान की कौन से संशोधन द्वारा इसको लाया गया था। तो 52वां संविधान संशोधन जो कि 1985 में किया गया था, है ना। 52वां संविधान संशोधन किया गया था, ये याद रखना है आपको, जो किया गया था 1985 में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 52वां संविधान संशोधन किया गया था, और ये किस लिए था, दल बदल विरोधी कानून लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगर आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो एज कितनी होनी चाहिए, वो भी आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी कितनी एज होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो 25 वर्ष है ये इंपॉर्टेंट डेट है। लोकसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी एज 25 वर्ष होनी चाहिए, है ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है। राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है, भारत की जनता। राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है, भारत की जनता। ये किसके आधार पर है, भारतीय संविधान के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार कौन है, तो राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो है हमारे पास मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, मतलब छोटा संविधान किसे कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, छोटा संविधान किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को।
क्यों, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है 42वें संविधान संशोधन द्वारा बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे संविधान में, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को छोटा संविधान कहा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे तो भारत की जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता जैसे शब्दों को भी जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है, इसी को क्या कहा जाता है? छोटा संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो है हमारे पास, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है। हमारे यहाँ कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है, ठीक है। अगर आप किसी देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो स्वतः ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ऐसा प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। अगर आप दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं या ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। और अगर आप भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस देश की नागरिकता छोड़नी होगी जिस देश के आप व्यक्ति हैं। अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वो भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो वो एक ही कंडीशन पर भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकता है, जब वो अपने देश की नागरिकता छोड़े। और दूसरा, अगर कोई व्यक्ति, भारत का व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो उसको भारत की नागरिकता को त्यागना होगा, ठीक है। हमारे देश में एकल नागरिकता है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारे 30 क्वेश्चन जो हैं आज के कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए आप लाइक, वीडियो को कर दीजिए आप शेयर। साथ ही साथ इस वीडियो की अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज़रूर जुड़ें, जिसका नाम है MP ऑनलाइन स्टडी। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली चैनल को ज्वाइन कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।